मेरा मानना है कि एक मनुष्य के अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं। हाँ हाँ और आप किसी भी इमोशन को दबा के नहीं रख सकते। राइट ईर्ष्या करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, नफरत करना, गुस्सा आना, जेलसी करना, मतलब ये दीज आर दी इमोशन जो हमारे अंदर हैं राइट और ऊपर से बन के आए हैं। क्या कर लेंगे आप उसको? आप साधु तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा, और निकलेगा तो ठीक है भाई, लर्न टू टैकल। नहीं टैकल कर पाते हैं, अपने आप को थोड़ा ठंडा कर लो। ये चीज़ मैं सबसे कहूँगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू पिक अप बुक्स and you read anything Right. and everything that you can get your hands in, because if you're not able to read and put something into your system, you will never be able to have a conversation. And conversation तभी strong होगा जब आप पढ़े लिखे हो, आपकी vocabulary अच्छी होगी, आप शब्दों को जानते होंगे, ताकि you can put your words in a sentence and properly construct that sentence and throw it in front of the people. Because बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई हमारा education system is the best, we provide the best doctors in the world, we provide the best scientists. Fair enough, I understand that. लेकिन कितने डॉक्टर्स और कितने साइंटिस्ट हैं जो इंडिया से बाहर गए हैं? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युद्धक्वेक। ये जो मेरा पॉडकास्ट है, इसकी शुरुआत मैंने जब करी थी, उसका एक ही मंत्र था कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। और इसी मंत्र पे हमारे आज के गेस्ट हैं जो खरे उतरते हैं। बेसिकली इन्होंने जो काम किया है इतने टाइम में, वो टीवी इंडस्ट्री में भी किया है और मूवीज़ में भी काम किया है। दर्शकों ने उनको मूवीज़ में भी उतना ही पसंद किया है जितना टीवी सीरियल में किया है। उन्होंने हर रोल बहुत बखूबी निभाया है, कॉमेडी हो, इमोशनल सीन हो या फिर विलेन का रोल हो, हर रोल उन्होंने बखूबी निभाया है और इनफैक्ट लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आए हैं एज एन एक्टर। उनका अगर हम काम देखें तो उन्होंने एक्टिंग भी करी है, उन्होंने होस्टिंग भी करी है, वो बिग बॉस के पार्टिसिपेंट भी रहे हैं। तो हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए उनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। उनका नाम है अमन यतन वर्मा। वेलकम अमन जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन जो आपने लोगों को दिया है। थैंक यू। मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम किया है उसकी वजह से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और मैंने जो भी इंट्रोडक्शन किया है वो बहुत डिजर्व करते हैं आप। और मैंने कम ही बोला है जितना आपका अनुभव है, जितना आपका रिच एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के साथ, वो काम बताते हुए जो काम आपने अभी तक किया है जी। अमन जी ने अपना करियर शुरू किया था इन द ईयर 1999 विद द फिल्म संघर्ष। एक्चुअली उससे पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है। इनका इतना एक्सपीरियंस है कि उसको बताने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये पॉडकास्ट अधूरा रहेगा अगर मैंने उनके अनुभव के बारे में बताया नहीं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द एक्सपीरियंस विच इज़ इन द फील्ड ऑफ मूवीज़। इन्होंने 1999 में संघर्ष, 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, 2003 में कोई है, प्राण जाए पर शान न जाए, अंदाज, बागबान, 2004 में तुम, डेंजरस ऑब्सेशन, होम डिलीवरी, 2005 में वाह लाइफ हो तो ऐसी, दोस्ती, फ्रेंड्स फॉर एवर, कच्ची सड़क, लव फॉर एवर, 2006 में बाबुल, जाने मन, सुपरस्टार, लख परदेसी हुए, 2008 में EMI, देशद्रोही, एक सेकंड जो ज़िंदगी बदल दे, 2010 में मरजावा गुरखा के 30 मार खां, 2011 में गांधी टू हिटलर यू आर माई जान, 2012 में दाल में कुछ काला है, 2014 दी सैटरडे नाइट, 2017 JD, 2019 चिकन करी, 2023 लकीड़े, 2024 UP फाइल्स। इसके अलावा इन्होंने काम किया है सीरियल्स में, जो कि है 1992 में होता एक घर आसपास कारावास, 1993 55 खंबे लाल दीवारें, 1994 टू 98 शांति, 1997 महाभारत कथा, 1997-98 रिश्ते, 1998 औरत, 1998 2006 CID, 1998 सैटरडे सस्पेंस, 1999 टू 2000 एक्स जोन, 1999 टू 2003 आंगन, 2000 घर एक मंदिर, कैट्स, थ्रिलर एट 10, 2001 टू 2003 घराना,
2001 संबंध, 2001 2004 दुश्मन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खुलजा सिमसिम भी बहुत पसंद किया है इनके काम को लोगों ने। 2014 में परवरिश सुपरस्टार की सुपर कहानी, 2015 सावधान इंडिया, 2015 में हजार जवाब बीरबल बिग बॉस, 2002 to 2003 कलश कहता है दिल, 2003 में पिया के घर, 2003-2004 आरजू है तो, 2004 जादू देवी इंडियाज़ बेस्ट सिनेस्टार की खोज, 2004 to 2005 इंडियन आइडल कुमकुम एक प्यारा सा बंधन, 2005 में जस्सी जैसी कोई नहीं, डायल 1 और एक लड़की अनजानी थी, 2006 पिया के घर जाना है, 2006 to 2007 विरासत, 2007-2008 अंबर धारा से शावा शावा, 3 बहुरानियाँ, सुजाता सास वर्सेस बहू, नमक हराम लेडी स्पेशल, 2009 में इस जंगल से मिल मुझे बचाओ, 2010 में बेताब दिल के तमन्ना है, 2010 केशव पंत, 2010 to 2011 ना आने देर लड्डू, 2011 to 2012 छोटी बहू रामलीला, 2013 बाजी मेहमान नवाजी की, 2016 में बहुत अच्छा शो आया था जो लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, अम्मा, 2017 वचन की एक वचन, 2017 to 18 बहुरानी, 2021 माइका, 2022 धीरा एंड 2024 मिश्री। तो आप इनके एक्सपीरियंस को जब देखेंगे तो आप हमेशा ये ज़रूर समझेंगे कि इनका ओवरऑल हमेशा से ये एक्सपीरियंस वो हमेशा काम करते रहे हैं, ऐसा कोई ईयर नहीं रहा है जहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया। लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे, अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन अपने काम में ये हमेशा डेडिकेटेड रहे, डिटरमाइंड रहे, कंसिस्टेंट रहे, जो दर्शाता है कि ये डिसिप्लिन्ड हैं और सिर्फ मोटिवेशन पे वर्क नहीं करते, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रियली अ स्ट्रॉन्ग ऑनर कि आप यहाँ पे आए, एंड आई रियली मीन इट। आपका मैंने जितना हो सके बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे शब्दों से कंप्लीट नहीं हो सकता। नहीं, आपने इतना सब कुछ कह दिया। आई थिंक इतने सारे जो नाम आपने लिए हैं, फॉर मी इट वाज अ सरप्राइज कि इतने सालों से मैं आधी चीज़ें तो मैं भूल भी चुका था, बट डेफिनेटली जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा से लोगों को याद रही हैं, जिसमें फिल्म बागबान जो है, राइट, वो हमेशा लोगों को याद रहती है। ऑफ कोर्स 2002 में हमने शूटिंग की थी और 2003 में वो फिल्म रिलीज हुई है, और आज उस फिल्म को 22-23 साल हो गए। 23 साल हो गए। तो 23 साल में आज तक लोग मुझे एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट पे, घूमते हुए, गार्डन में, कहीं अगर मैं फ्लाइट जा रहा हूँ तो कहीं भी हूँ, आज तक लोग मुझे पकड़ पकड़ के रोक रोक के एक ही सवाल पूछते हैं, और सवाल ये है कि अमन जी ये बताइए कि आप जो हैं इतनी नालायक औलाद कैसे हो सकते हैं? आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बिकॉज बट यू नो इससे ये पता लगता है कि किसी कैरेक्टर, किसी पात्र को जब आप अच्छे ढंग से निभाते हैं, एंड पीपल कनेक्ट विद दैट, राइट। एंड लोग हमेशा बोलते हैं भाई आपकी वो जो फिल्म है हम अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सारे माँ बाप अपने बच्चों की तरफ देख के बोलते हैं कि देखा अब यही तुम बनने वाले हो, यही हालत होगी, यही तुम हमारे साथ करोगे। एंड आई एम श्योर दिस इज व्हाट यू नो व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर यू जस्ट गेट इनटू द कैरेक्टर, और जब लोग, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट व्हेन पीपल रिएक्ट देन उसकी बात ही अलग है। ये जो आपने बात बताई, आपने जो इंसिडेंट बताया, इससे मुझे पहले के टाइम के एक हीरो का भी याद आ रहा है, जहाँ पे अरुण गोविल जी राम जी के रूप में इतने फेमस हुए कि आज भी अगर अरुण गोविल जी एयरपोर्ट पे जाते हैं, अभी हाल ही में कुछ 8 या 9 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देयर वाज अ लेडी एंड अ हस्बैंड, वो नीचे लेट के एयरपोर्ट पे उनके पैर छू रहे थे। राइट। तो आई थिंक हमारे देश में ये प्रथा है कि व्हेन यू लव समवन आप उसे भगवान बना देते हैं, एंड व्हेन यू हेट समवन, बट आज के दौर में लोग समझते हैं कि भाई अगर ये विलन का रोल कर रहा है, डेफिनेटली ये एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बट पीपल लव यू, बट दे हेट यू इन अ सर्टेन वे, बट दे लव यू। बट अमन जी, सब एज एन एक्टर यही चाहते हैं कि उनको इस तरह का ही रिकग्निशन मिले कि लोग उस कैरेक्टर को इतना पसंद करने लग जाएं कि दे स्टार्ट फीलिंग कि आपने रियल में वो चीज़ करी। सो मैं पॉडकास्ट की शुरुआत आपके थ्रू इस तरह करना चाहता हूं कि आप अपने जर्नी के बारे में बताएं,
आपका जो बैकग्राउंड रहा आपके फैमिली के बारे में, और आप इस क्षेत्र में कैसे आए? बिकॉज व्हेन समबडी एंटर्स दिस इंडस्ट्री, जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि वो इंसान ज़रूर क्रिएटिव होता है, एक क्रिएटिव एबिलिटी भगवान उनको देते हैं जी, और फिर ही वो दिशा अपन पकड़ते हैं जी। तो क्या इस बात से मैं गलत तो नहीं हूँ कि आप क्रिएटिव पर्सन रहे हैं? I've always been a very creative person. अब पता नहीं वो creativity as an actor थी, as a performer, but जैसे जैसे मैं from a small little boy to a youngster to a pre-teen to a teenager who's turning into a young adult, तो उसमें हमेशा मुझे लगा कि एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो OTT हो आज के ज़माने में, कोई भी माध्यम अगर मुझे मिलता है, आई वुड बी एबल टू परफॉर्म. बट इनिशियली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फौजीज. अच्छा. सो माई फादर वॉज इन द आर्मी. मेरे मम्मी के जितने भाई हैं वो फौज में थे, मेरे नाना जी वो फौज में थे. तो एक वो एक प्रथा सी चली आई थी कि भाई या तो लड़का फौज में जाएगा या एयरफोर्स में जाएगा या नेवी में जाएगा. बट आई हैड अदर प्लान्स. फौज की लाइफ देख ली थी एंड आई जस्ट फेल्ट कि जहाँ जहाँ डैड की पोस्टिंग होती थी वहाँ पे छोटे छोटे प्लेज होते रहते थे स्टेज पे. तो उसमें मैं भाग लेता था एंड आई रियलाइज कि आई हैव दैट पोटेंशियल ऑफ कमिंग ऑन स्टेज एंड परफॉर्मिंग. और लोगों के सामने जब आप परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता था. ऑफ कोर्स मन को खुशी मिलती थी एंड ऑफ कोर्स अगर तालियां पड़ती हैं तो आपको और भी मजा आता है. सो समवेयर डाउन द लाइन आई काइंड ऑफ गॉट हुक्ड ऑन कि मुझे लगा कि चलो ये एक प्रोफेशन है या माध्यम है जहां मैं अपने अंदर की बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं. सो आई परस्यू दैट. सो आपके अगर ओवरऑल आप अपनी जर्नी को देखें, कभी आप ऐसी किसी सिचुएशन में पड़े हैं जहाँ पे आपका कुछ प्लान था, आपने हर चीज़ को प्रॉपरली प्लान करके उस काम को करने के लिए आपने शुरुआत करी, लेकिन इट एक्चुअली गॉट बैकफायर्ड ड्यू टू द यूनिवर्स प्लेइंग इट्स रोल? आई ऑनेस्टली क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, अब उसमें आप एक्टर बने या आप सिंगर बने या आप एक डायरेक्टर बने या एक प्रोड्यूसर बने या आप साउंड में हो, वहाँ पे टिल द टाइम टेक्निकल काम आप कर रहे हैं, बिहाइंड द कैमरा हो गया या साउंड वाले हो गए, टेक्निकल काम, देयर इज अ श्योरिटी ऑफ सम वर्क कि टेक्निकली आपने काम किया है. आप इस काम को 10 साल से कर रहे हैं तो आप अच्छे होंगे. बट एज एन एक्टर, एज अ डांसर, एज अ सिंगर, जो फाइन आर्ट्स है उसमें कोई गारंटी नहीं है. सो यू वर्क, आपका काम बाहर आता है, लोगों को दिखता है, अगर वो हिट होता है तो आपको आगे काम अपने आप मिलेगा. अगर हिट नहीं होता है, यू आर बैक टू वेयर यू हैड स्टार्टेड. सो इट्स अ स्ट्रगल एवरी टाइम, इट्स अ स्ट्रगल एवरी डे. एंड बहुत से एक्टर्स को मैं जानता हूँ. मतलब आई रिमेंबर जब टेलीविजन मैंने शुरू किया था, जब क्योंकि कहानी कसौटी एकता जी का एक वो दौर चला था, तो उस समय के इतने सारे एक्टर्स, मतलब दे वर कंटिन्यूसली वर्किंग, हर रोज काम कर रहे थे क्योंकि आप एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे. बट वंस टेलीविजन का वो जो बूम पीरियड है वो जब खत्म हुआ, टुडे अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स. देयर इज नो वर्क, हाउ टू सर्वाइव. एंड लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि आई अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, आई ऑलवेज लव टू बी ऑन स्टेज एज अ स्पीकर. अच्छा. तो मेरे लिए द कमांड ओवर माई लैंग्वेज वॉज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग. अब चाहे मैं अंग्रेजी में बात करूं, चाहे मैं हिंदी में करूं या उर्दू में करूं, आई ट्राई टू मेक श्योर दैट व्हाट आई स्पीक इज करेक्ट. आई प्रोनाउंस माई वर्ड्स करेक्टली. एंड वन ऑफ द रीजंस इज दैट आई लव टू रीड. तो बचपन से एक पढ़ने का जो एक शौक आया है, तो वो ये चीज मैं सबसे कहूंगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू पिक अप बुक्स and you read anything and everything that you can get your hands on. Because if you're not able to read and put something into your system, you will never be able to have a conversation. And conversation तभी strong होगा जब आप पढ़े लिखे हो, आपकी vocabulary अच्छी होगी, आप शब्दों को जानते होंगे, ताकि you can put your words in a sentence and properly construct that sentence and throw it in front of the people. So it is very important
for anyone who wants to be on stage, in front of people, who wants to speak, who wants to perform, your ability to speak, and especially in India, एक मेल अभिनेता के लिए उसकी जबान, उसकी भाषा बहुत ही उत्तम होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आपने जो बात कही है हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि आज आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। एवरीबडी इज इनटू दिस टेक्नोलॉजी। इट विल नॉट हेल्प यू। सोशल मीडिया आई फील इज, ये मेरा पर्सनल थॉट है, एक बबल की तरह है। लोग आएंगे बबल की तरह, मतलब वो फूटेंगे, थोड़े से बड़े होंगे, एंड देन दे विल सेटल डाउन। अगर आप वो लंबी रेस का घोड़ा जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं, then your thinking has to be different. Your ability to speak, to perform, to emote has to be. The problem with social networking sites is everybody looks the same. Everybody wears the same kind of clothes. Everybody speaks in the same way. Everybody emotes in the same way. So you can't differentiate. तो वो differentiation तभी आएगा जब आप कुछ अलग करेंगे। Problem is कोई अलग करना नहीं चाहता है। So today I feel is the right time. If you read, if you are a little intelligent, you use your brain a little smartly, I think you will stand out. क्योंकि बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, जैसे आपने बताया वो हैबिट। Any kind of reading, राइट, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। मैं आज भी सुबह बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि अखबार क्या होता है। बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई आपके घर में अखबार आता है? वो देर लाइक वो अखबार, हम तो सब कुछ क्या कहते हैं सोशल में, हम नेट पे जाते हैं। सो आई नीड टू टेल यू, मतलब ये जितने भी लोग ये जवाब देते हैं कि हम नेट पे जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है। नेट पे जब आप टाइप करने जाते हो, आपने पिछली 250 जो चीज़ें पिछले 2 या 3 साल में चेक की होंगी, वही चीज़ वापस आती है। When you go to type, there is nothing new that comes in. प्लीज रिमेंबर, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं टाइपिंग करने, आपने जो पिछली 200-250 चीजें टाइप की हैं वही आएंगी। देयर इज नथिंग न्यू दैट यू विल कम टू नो। वो एल्गोरिथम वो कैच करते हैं। दैट्स इट, बिकॉज इंटरनेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू इंटेलिजेंट। इंटरनेट इज ओनली इंटरेस्टेड दैट यू गेट हुक्ड ऑन टू इट। एक्चुअली किसी एक चीज को आप हुक ऑन हो जाए और फिर आपके थ्रू वो पैसा बनाते हैं। हाँ, बेसिकली वो एडिक्ट कर देते हैं आपको। बट देन अगर बुक रीडिंग, हमारे दर्शक भी ये सुन रहे हैं तो समझें इस बात को कि टेक्नोलॉजी अगर आपको एडिक्ट बना देता है तो आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे। वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। योर क्रिएटिविटी विल कम डाउन द मोर यू लुक। यू वांट टू यूज द इंटरनेट, ठीक है, आप कहीं अटक गए हैं, आप जाइए, आंसर ढूंढिए, एंड देन यू गेट बैक एंड स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। राइट, क्रिएटिविटी आपकी तभी इस्तेमाल होगी जब आप अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरनेट कुछ गड़बड़ है। फाइंड आउट द राइट थिंग्स दैट यू वांट, पिक इट अप एंड देन यूज योर ब्रेन्स, यूज योर क्रिएटिविटी, बी अ क्रिएटिव पर्सन। बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत। तो जैसे आपने बताया कि कोई भी और टेक्निकल चीज़ों में तो फिर भी आप लंबे समय तक चीज़ें कर सकते हैं और जो आप करते हो उसको याद भी रखा जाता है जी। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जिसको आपने, इट इज यू आर एज गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस जी। एंड इफ यू आर अ गुड परफॉर्मेंस तब तो आपको याद रखेंगे, अगर हिट है तब तो याद रखेंगे, एंड इफ यू हैव फेल्ड मिजरेबली देन दे विल फॉरगेट यू। आपने जैसे आपने बताया, लेकिन आप कभी इस सिचुएशन में कभी आए हैं जहाँ पे आपने अपनी लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ आप करने के लिए आपने एडवांस में सब कुछ प्लान कर लिया जी, इट जस्ट सो हैपेंड कि आप हेल्पलेस हो गए उस सिचुएशन, वो सिचुएशन ऐसी आई कि वो सब बिगड़ गया। सो ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ है? कई बार हुआ है। आई थिंक इनिशियली व्हेन आई केम टू बॉम्बे, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एंड थिंग्स हैव कंप्लीटली फॉलन अपार्ट एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि कैसे बचाया जाए, कैसे बना जाए। बट दैट इज वेयर द डेफिनेशन ऑफ अ सर्वाइवर कम्स इन। राइट, जब प्रेशर आप पर पड़ता है तो इंसान दो तरीके से रिएक्ट करता है, या तो आप हड़बड़ा जाते हैं और सब कुछ बिखर जाता है, बट विद टाइम अगर आप अपने आप को स्थिर रखें एंड यू पुट योर हेड डाउन, यू काम एंड यू क्वाइट, और जो भी प्रेशर आप पे आ रहा है आप उसे किसी तरह से सह लें,
तो आपके अंदर वो शक्ति आती है कि भाई प्रेशर आया है, उस प्रेशर के नीचे मैं टूटा नहीं, आई एम स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड आई वर्क टूवर्ड्स अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बहुत सारी मतलब मुश्किलें आती हैं तो हर आदमी हिल जाता है। कोई आदमी इमोशनली हिल जाता है, कोई मेंटली हिल जाता है, कोई फाइनेंशियली पिट जाता है, कोई फिजिकली पिट जाता है। तो किसी न किसी तरह से हर इंसान पिटता है और वो हर किसी के साथ होगा। बट हाउ डू यू कीप स्टैंडिंग? राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल ओनली कम टू नो जब प्रेशर आएगा और प्रेशर में आप कैसे खड़े होंगे। ये चीज आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती है, ये कोई अकेडमी नहीं सिखा सकती है, ये कोई इंस्टीट्यूशन आपको नहीं सिखा सकता है, ये आपके जो टीचर हैं वो आपको नहीं सिखा सकते हैं। वो सिर्फ जब बुरा समय आएगा उस समय आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो तभी मालूम पड़ेगा। नथिंग। आज अगर आप बोल रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, शेर आएगा तो मैं उससे लड़ लूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। जब सामने शेर आएगा उस समय आप क्या करोगे वो तभी मालूम पड़ेगा। But in real life, pressure comes in. You make sure that you're standing firmly. You keep yourself calm. I know it's very difficult. कि जब सब चीजें बिखर रही होती हैं, कैसे आदमी काम रहेगा? भागता है, ये करता है, you know? वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके की सहारे की जरूरत होती है। That is what you do. But this is life. तो जितना प्रेशर आएगा, जितना आप प्रेशर को होल्ड करोगे, सस्टेन करोगे, and you will become more and more stronger, you will learn to tackle the situation. आगे जाके फिर वो चीज you will keep getting better. तो वैसे हमारे दादाजी और पहले जो एंसेस्टर्स थे वो सब हमेशा ये बताते थे कि हमेशा हम्बल रहो, हमेशा विवेक के साथ जियो जिंदगी। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ समय ही सिखाता है, और जैसे जो बातें आप कह रहे हैं वो बहुत ही वाइज बातें हैं, फुल ऑफ विजडम। बिल्कुल। और वो बातें बहुत लोग तो सिर्फ विद एक्सपीरियंस ही सीख पाते हैं। बिल्कुल। लाइक जो विजडम की बातें अपन कर रहे हैं 40 इयर्स की उम्र में या 50 इयर्स की उम्र में तो लोग कर लेते हैं, लेकिन 20 इयर्स की उम्र में जब करियर शुरू होता है बॉलीवुड में या ऐसी इंडस्ट्री में जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, तब ये थॉट्स होते नहीं हैं। और फिर अगर ऐसी सिचुएशन में कोई प्रेशर में पड़ जाता है, आई एम श्योर जिस सिचुएशन की आप अपने लिए भी बात कर रहे हैं तो ये उस जमाने की बात होगी जब आप भी अपने 20s में होंगे या ड्यूरिंग द एंड ऑफ 20s, तब आपने अपने आप को कैसे संभाला? जैसे मैंने कहा कि वो इंसान की पर्सनालिटी हर 5 साल में चेंज होती है। जो डिसीजन आज मैं ले रहा हूं इस उम्र में, शायद 10 साल पहले मैं नहीं लेता। राइट। 20 साल पहले मैं बिल्कुल नहीं लेता। राइट। 25 साल पहले जब शुरुआत की थी तो मेरी सोच उस तरफ जाती नहीं। आई सपोज, बट दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस इज। उम्र के साथ साथ जो आपको एक्सपीरियंस आता है वो एज के साथ ही आएगा। वो जब आप गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, वो तभी आएगा। वो कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। एंड इनिशियली व्हेन यू आर यंग एवरीबडी मेक्स मिस्टेक। और ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गलती नहीं की। आप गलती करोगे, आप गिरोगे, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप गिरोगे, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। सो आई सपोज व्हेन आई वाज 25, जब नया नया आया था, बहुत सारे उल्टे सीधे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी बदतमीजियां की हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो आज अगर मैं सोचूं, मैं सोचता हूँ ये मैंने क्या किया। बट दैट इज लाइफ। राइट। यू हैव टू लिव विद इट। यू हैव टू फिगर आउट, चलो ये मैंने कर लिया, अब इसके आगे क्या। राइट। डोंट मतलब वो प्रेशर में आके कि मैंने गलत कर दिया, अब क्या हो गया, सब बिगड़ गया, कुछ नहीं। एवरीथिंग समय के बाद, एक समय के बाद सब कुछ अपने आप लेवल पे आ जाता है। लाइफ इज ऑलवेज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। कभी आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, नीचे आओगे। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। राइट। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस बचपन को हम हर इंसान को अपना बचपन तो फेस करना ही होता है, जो पेरेंटिंग हमें पुराने ज़माने में मिलती थी, और क्योंकि पुराने ज़माने में और इस ज़माने में एक चीज़ तो कॉमन है कि सब सेफ़ रहना चाहते हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ़ रहें। दे डोंट वांट कि वो ज़्यादा रिस्क ले।
कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि वो क्रिकेटर बने या सिंगर बने या एक्टर बने, तो माँ बाप तो कभी ये नहीं कहते कि आप अपने फॉलो करो ड्रीम्स को, अपने पैशन को। वो हमेशा आपको रिस्क लेने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं डरा ही देते हैं जी। कि आपको उस बच्चे से बेहतर बनना है। उससे बेहतर कैसे बनोगे? यू हैव टू ब्रिंग मोर देन 90 मार्क्स, मोर देन 95 मार्क्स। अगर आप उससे कम लाओगे, यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट, यू आर नॉट वर्दी इनफ। और वो जो चीज़ कंपैरिजन होती रहती है विद इन सिबलिंग्स और दूसरे बच्चों के साथ कि वो बच्चा कितना अच्छा है, तुम क्या कर रहे हो, और वो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो चीज़ें ट्रेडिशनली चलती आई हैं, पेरेंट्स जो ये अनजाने में ये जो जहर और जो बेरहमी अपने बच्चों के साथ कर देते हैं जी, जो कि क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं अपने बच्चों का। तो जो अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी हम में वो विजडम आता नहीं है जो भविष्य में हमारे काम आ सकता है? आई थिंक सबसे पहली बात, आई थिंक आज के ज़माने में आई फील कि आई थिंक जो पॉइंट आपने बोला है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें। हाँ, आज के ज़माने में बच्चों की जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट, मेरे हिसाब से। हाँ, राइट, मेरे हिसाब से जब मैं बड़ा हो रहा था, मतलब ना हमारे पास फ़ोन थे, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, राइट, एंड बल्कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 10 years old, हाँ, हाँ, तब जाके घर में एक लैंडलाइन हमको मिली थी। उसमें भी आधे फ़ोन दुनिया भर के आते थे। हाँ, हाँ, टुडे व्हाट आई हैव सीन इज कि हर बच्चे के पास एक मोबाइल है, हाँ, और पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे इन टच है। हाँ, मोबाइल अगर बाई चांस बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है Actually, हाँ। कि कहीं क्या हो गया। तो आई जस्ट फील कि टेक्नोलॉजी ने साथ में हमको जोड़ा तो है, लेकिन साथ में बहुत डिपेंडेंट बना दिया। हाँ, हाँ, राइट, दूसरी चीज, आई थिंक अनदर थिंग दैट आई मेंशन्ड इज कि जो बच्चे स्कूल में, मेरे हिसाब से, एंड आई हैव सीन दैट विद माय फ्रेंड्स, जो स्कूल में कॉलेज में बढ़ते हुए अव्वल नंबर में पास होते हैं, हाँ, हाँ, मतलब टीचर्स उनको वाह वाह करते हैं, हाँ, एंड हर बार अच्छे नंबरों से पास होते हैं, क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं, हर टीचर उन्हें पसंद करता है। हाँ, हाँ, इवेंचुअली जब वो लाइफ में उतरते हैं, हाँ, हाँ, फेसिंग रिजेक्शन इज समथिंग दैट दे आर नॉट यूज्ड टू। राइट, और वो जो स्टूडेंट बचपन से ही हाँ, हाँ, लास्ट आया है, फेल होता आया है, बचपन से ही रिजेक्शन लेता हुआ आया है, उसको एक तरह से आदत पड़ गई है, एंड ही इज अंडरस्टूड रिजेक्शन के बाद भी मुझे वापस कैसे खड़ा होना है, क्योंकि वो मजबूरी में सीख लेता है। राइट, तो इवेंचुअली वो बच्चे आगे जाके राइट, दे डू एक्सट्रीम। माय सिस्टर, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। माय सिस्टर वाज एक्सीलेंट इन स्टडीज, शी वाज अ ग्रेट orator, she spoke very well, she was a great musician, she used to sing, she was a Kathak dancer। तो वो ऐसी कौन सी फील्ड नहीं थी जिसमें वो स्कूल और कॉलेज में अव्वल नंबर पे नहीं थी, और मैं आई वाज टोटली द ऑपोजिट। ना पढ़ाई में अच्छा, ना कोई ना म्यूजिक में अच्छा, ना डांस में अच्छा, सबके साथ लड़ता रहता था, तू मैं छोटे बच्चों को मारता रहता था। बट वो बचपन से रिजेक्शन फेस कर करके, और मेरे बॉम्बे आने से पहले मेरी सिस्टर 1.5 साल पहले बॉम्बे आई थी टू बी अ प्लेबैक सिंगर, अच्छा, मेरे आने से पहले। सो बट एज शी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, आई थिंक वो रिजेक्शन जो है वो शायद वो हैंडल नहीं कर पाई। तो 1.5 साल यहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया, एंड देन शी डिसाइडेड कि ये मेरे बस की बात नहीं है, एंड शी केम बैक होम। उनके वापस आने के बाद इज व्हेन आई केम टू बॉम्बे। अच्छा, हम तो पहले ही इतना रिजेक्शन फेस कर चुके थे, तो बॉम्बे आने के बाद रिजेक्शन आ रहा था, मजा भी आ रहा था। आई वाज लिविंग अलोन, आई वाज टेकिंग माय ओन डिसीजंस, देयर वाज नोबडी हु कुड टेल मी व्हाट टू डू। राइट, तो मेरे लिए वो एक नई जिंदगी थी, एंड आई वाज लविंग व्हाट आई वाज डूइंग। मुझे वो चीज करने को मिल रही थी जो मैं करना चाह रहा था। आई वाज परफॉर्मिंग टेलीविजन, फिल्म्स, थिएटर, आई वाज स्पीकिंग, एंड आई वाज एन ओरेटर, आई वाज अ स्पीकर, आई वाज अ
पब्लिक स्पीकर, तो वो सारी चीजें मुझे करने को मिल रहा था. आई वॉज गेटिंग रिजेक्टेड, बट कहीं रिजेक्ट हो रहा था तो कहीं लोग मुझे पसंद कर रहे थे. तो जो पलड़ा था दोनों तरफ ऊपर नीचे हो रहा था. एंड इवेंचुअली पीपल रियलाइज, ओके, दिस मैन हैज द टैलेंट, he has the charm, he has the grace, he has what it takes to be, you know, somebody who could be in front of the camera and perform. So an opportunity should be given to him. So I struggled for about 6 years before, मतलब 95 96 में बॉम्बे आया. 2001 में मुझे पहला जो हिट प्रोजेक्ट मुझे मिला जिसकी वजह से बहुत रिकग्निशन मिली was क्योंकि सास भी कभी बहू थी. राइट. अनुपम कपाडिया जो कैरेक्टर था, एंड इट वाज ऑफ कोर्स थैंक्स टू एकता कपूर एंड बालाजी कि उन्होंने मुझे वो रोल दिया. एंड ओवरनाइट 2 या 3 दिन के अंदर आई बिकेम वेरी पॉपुलर. क्योंकि वो शो भी बहुत अच्छा था, एक लेवल पे चल रहा था. आई बिकेम पॉपुलर और उसके मिलते ही 2 महीने के बाद मुझे मेरा अपना शो खुल जा सिमसिम, where I was hosting the show, because I was speaking well. तो वो दोनों चीजें मुझे 2 या 3 महीने के अंतराल में मिली, and that is what completely changed. But it took me 6 years to get there. But then आपकी ये जो बात है बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जो लोग अच्छा रिकग्निशन उनको स्कूल में मिल जाता है उनको रिजेक्शन एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है. वो बिकॉज क्या है कि बचपन से लेके ना आपने क्या है, किताबी जो आपकी पढ़ाई है वो आपने ठूस ठूस के भर ली है. राइट. किताबें ले आओ, मेमोराइज कर लो, चीजें याद करा लो, वो एक अलग चीज है. बट जब आप रियल लाइफ में उतरते हो तो आप किताबें खोल के नहीं जाते हो. जब आप पैसा कमाना है, अब जो लोग पीछे कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, अब वो कितना भी पढ़ लें, बट द पॉइंट इज इवेंचुअली एवरीबडी इज हियर टू मेक मनी. तो पैसे कमाने के लिए वो आपका दिमाग जो है वो अलग होता है और वो चीज किताबों में नहीं सिखाई जाती. इट कम्स टू यू नेचुरली. दुनिया भर के जो धक्के होते हैं, जो खड्डे होते हैं, जब आप मुंह के बल गिरते हो, चोट लगती है, वो चीज आपको सिखाती है कि भाई जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है. किताबें आपको नहीं सिखाती. तो अमन जी, इतनी इम्पॉर्टेंट बात है ये, और कॉन्फिडेंस और फियर से घबराना नहीं चाहिए और रिस्क लेना चाहिए. गिरोगे तो हो ही, फिर ही तो ऊपर उठोगे. ये सब जो बातें हैं ये तो अपने को स्कूल में उन चीज़ों पे वर्क करना ही चाहिए ना. स्कूल में कोई सिखाता नहीं है. नोबडी. दिस इज समथिंग आई थिंक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज ओनली बुकिश. राइट. आप उसे पढ़ते रहो, चीजें याद करो, फॉर्मूला में क्या होगा, यू नो x² + y² + 2ab, उसका कोई मतलब नहीं. राइट. आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डेरोगेटरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल इट डाउन. ठीक है, बट आई थिंक वी शुड हैव, आई थिंक हमारा एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबसे पूछे भाई आप क्या बनना चाहते हो. आप ये बनना चाहते हो, चलो इसमें आप ये करके दिखाओ. राइट. आप राइटर बनना चाहते हो, आप ये करके दिखाओ. आप ये करना चाहते हो, आप ये करके दिखाओ. सो दैट विल चेंज द वे द एजुकेशनल सिस्टम वर्क्स. अभी वो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो जैसे आपके फादर आर्मी में रहे तो एक आर्मी का तो एक घर का माहौल जितना हम समझते हैं वो ये है कि इट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत कड़क एटमॉस्फियर. बहुत कड़क. तो उस वे में आपको ये, जैसे आप जो क्रिएटिव साइड चुनना चाहते थे, तो कहीं आपको कोई बाधा मिली आपको? वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस देम, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं अगर फिजिकली बोलने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आई वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड. यू नो, फौजी थे. अब फौजी वो मतलब बात कम करते हैं, गोली ज्यादा चलाते हैं, बात बात पे बंदूक उठा लेते हैं. एनीवे, वो बंदूक तो नहीं उठाते थे, बट ही वाज अ रिजिड मैन. ही वाज एन एंग्री पर्सन. ही फौजी थे और कड़क बात करना, डिसिप्लिन में बात करना, सही ढंग से बात करना. तो उनके सामने कहते हुए भी डर लगता था. आई जस्ट रियलाइज कि मैं नहीं बोल पाऊंगा. एंड जब मेरी सिस्टर वापस आई, देन आई रियलाइज कि अगर सिस्टर नहीं कर पाई हैं तो अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा. सो क्वाइटली एक दिन मैं डिसीजन लिया और मैं बोरिया बिस्तर बांधा और मैं चुपचाप बॉम्बे आ गया. बताया था और नहीं भी बताया था. तो उनको आइडिया था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं कहाँ जा रहा हूँ,
कहाँ रहूंगा, किधर कहाँ खाऊंगा, किधर काम मिलेगा, कैसे जीऊंगा, हैड नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो आपकी सिस्टर को भी मौका मिला जाने का, ट्राई करने का, तो उनको फैमिली का सपोर्ट मिला? हाँ, शी वॉज ऑलवेज द गोल्डन चाइल्ड। अच्छा अच्छा। क्या था कि जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने फादर के ज़्यादा करीब होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो मदर के थोड़े से करीब होते हैं। सो आई वॉज ऑलवेज माई मदर्स फेवरेट एंड माई सिस्टर वॉज ऑलवेज माई फादर्स फेवरेट। तो उसको जो मदद चाहिए थी उसको पूरी मिली। अच्छा। तो मे बी जब तक वो वापस आ गई, मे बी माई फादर वॉज वेरी अनहैप्पी कि उनकी जो फेवरेट चाइल्ड है वो कुछ नहीं कर पाई। तो ये बात शायद उनको अच्छी भी नहीं लगी। थोड़ा प्यार और दिखा देते तो शायद मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती। लेकिन टुडे आई अंडरस्टैंड कि वो जिस दुनिया में बड़े हुए हैं उस समय तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो टेलीविजन, देयर वाज नो फिल्म्स, देयर वाज नथिंग। तो वो कहाँ से सीखते? और उनके अपने पेरेंट्स उनको कुछ बताते नहीं थे। सो उन्होंने भी हिट एंड ट्रायल मेथड कर करके हम जैसे लोगों को बड़ा किया है। अब आपकी अपनी पर्सनालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं। राइट। कि डू यू वांट टू गिव अप एंड सिट डाउन, और यू वांट टू कीप स्ट्रगलिंग एंड यू वांट टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब जो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन में जीता है वो फिर पर्सनालिटी अलग होती है। ऑफ कोर्स। तो वो हर बार कुछ न कुछ नया सीखना चाहेगा, करना चाहेगा, पाना चाहेगा। जो कंफर्ट जोन में रहता है वो एक ही जगह रहता है। ही इज कंप्लेसेंट, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो चुपचाप, उनको एक नौकरी दे दीजिए, मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे घर पे जाएंगे, शाम को 6:30 बजे थोड़ी सी एक छोटी सी दारू लेके अपने घर पहुंच जाएंगे, 2 मारेंगे और सो जाएंगे, फिर सुबह 9 बजे काम पे चले जाएंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए। साल में एक छुट्टी मिलेगी तो बच्चों के साथ एक हिल स्टेशन टच करके वापस आ जाएंगे। आई एम नॉट दैट पर्सन। मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। और इस चीज को अचीव करने के लिए यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू गो एंड स्ट्रगल, यू हैव टू, आपको छीनना पड़ता है, नोचना पड़ता है। तो वो अगर आपके अंदर वो ड्राइव नहीं है ना, तो ये बॉम्बे जैसे शहर में तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। क्योंकि ये जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो दुनिया को लगता है कि वो रिबेलियस है, लेकिन वो रिबेलियस नहीं होते हैं। वो नेचर ने उनको ऐसा बनाया है कि दे वांट टू एक्सप्लोर लाइफ। ट्रू। तो जब आपके जैसा नेचर जो एक्सप्लोर करना चाहता था जीवन को, जब वो पेरेंट बना, वो विच वॉज अदर देन द फादर, जिनका नेचर आपके जैसा नहीं था, तो ऑब्वियसली आपकी सोच अलग हो गई ना। और क्योंकि आपकी सोच अलग थी तो एज अ पेरेंट आपने कभी ये सोचा कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, जो सपोर्ट मुझे नहीं मिला, वो सपोर्ट मैं अपने बच्चों को जरूर दूंगा। डेफिनेटली, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे मदर से नहीं मिला है। एंड मैं चाहूँगा कि मतलब आगे जो हो वो मेरी तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी तरफ से वो सारी चीज़ें जो मुझे नहीं मिली मुझे आगे देनी चाहिए। दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। बट इन सेइंग दैट, अगेन यू नो, आई स्टिल बिलीव कि मेरे ज़माने में जो बच्चे बड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा थी नहीं, तो उसमें भी निकल के बाहर आना और अपने आप को एक जगह पे बना के रखना is something very very difficult. Today it is much more easy. You just go on the internet, you go on Instagram, you go on Facebook. आपको पता है कि आज के ज़माने में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको पता है कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मंगानी है, आपको पता है मुझे अगर वहाँ जाना है तो मुझे ये करना है, आपको पता है पेमेंट करनी है, सब कुछ आपके मोबाइल में। Everything is on your mobile. Everything is so easily accessible. So life is
very easy, especially for the kids today. And I think it is, I don't think so it's the right thing. वो डिफिकल्टी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डिफिकल्टी जब होगी, that is when a child will push himself to do something, to make something out of his life, to work hard, to use his brain. प्रॉब्लम क्या हो रहा है टुडे, टेक्नोलॉजी ने वो जो बच्चों का जो दिमाग है वो एकदम बंद कर दिया, सैचुरेट कर दिया है। सब कुछ टेक्नोलॉजी उनको करके दे रही है। सो ये पॉइंट ये इतना लेंथी भी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे एक बात निकल के ये आ रही है कि आप जो बातें कह रहे हैं जी, वो 21 ईयर्स 22 ईयर्स जब वो इंसान यूथ बन जाता है, टीनेजर लाइफ क्रॉस कर देता है, तब वो शुरुआत करता है उन चैलेंजेस को फेस करके, उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके। जो आप कह रहे हो डिफ़िकल्टी फेस करोगे तभी आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। बिल्कुल। बट देन द पॉइंट इज़ कि ये जो शुरुआत की जो अपब्रिंगिंग है, जो बचपन है जी, और जो टीनेजर लाइफ है जी, अगर इस जर्नी को समझा नहीं जाए, पेरेंट्स समझे नहीं बच्चों की इस जर्नी को जी, तो वो चीज में बदलाव आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि टिल दैट टाइम जब तक वो अटेन करेंगे 22 ईयर्स 23 ईयर्स, तब तक उनका माइंड सैचुरेटेड हो जाएगा एंड दे विल नॉट स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्फ। क्योंकि every person has a lot of potential, they are stronger than they think। पर ये जो नोशन है कि वो स्ट्रॉन्गर है जितना वो सोचते हैं, उसकी फीलिंग तो उनको तब आएगी जब उनको वो फ्रीडम, वो बैलेंस करना लाइफ को समझने की समझ पेरेंट्स उनको उस बचपन में ही दे दें। वो नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज टुडे पेरेंट्स थिंक कि आप उसको जितना प्रोटेक्ट करके रखो तो दैट इज गुड फॉर द चाइल्ड। हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स उन्होंने छोड़ दिया था। आई रिमेम्बर हम स्कूल जाते थे, साइकिल पे जाते थे। अब साइकिल में आधे रास्ते में टूट जाए, आप नीचे गिर जाओ, टक्कर हो जाए, कुछ भी हो सकता था। जैसे मैंने अभी बोला, फोन किसी का बंद हो जाता है, पेरेंट्स अरे क्या हुआ। अब आप सोचिए, स्कूल हम निकल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे 7 घंटे के बाद, 7 आवर्स पेरेंट्स को पता ही नहीं आप कहाँ पे हो। फिर हम फिल्म देखने जाते थे, फिर 3 घंटे गए, वापस आए, कुछ आइडिया नहीं। सो टुडे आई थिंक दैट डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड, आई अंडरस्टैंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, बट वो उसने इतना एक तरह से जोड़ा भी नहीं है, जकड़ दिया है। सो देयर इज एंड द डिस्टेंस हैज टू कम, क्योंकि वो हर एक बच्चे की पर्सनालिटी तभी बनेगी जब वो अकेले खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। आप जब तक अकेले नहीं खड़े रहोगे, आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि एक तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज होना चाहिए कि वो बैलेंस कर पाए चीज़ों को, कि वो कॉन्फिडेंस पे भी काम करे, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काम करे और पढ़ाई पे भी काम करे, और ताकि और पढ़ाई जो आप करा रहे हैं, इट हैज टू बी रेलिवेंट टू व्हाट यू आर गोइंग टू गो एंड डू इन द फ्यूचर। आप जो भी सब्जेक्ट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट, वी प्रोवाइड द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, वी प्रोवाइड द बेस्ट साइंटिस्ट। फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कितने डॉक्टर्स और कितने साइंटिस्ट हैं जो इंडिया से बाहर गए हैं? हमारे देश में कितने लोग हैं? उनको एक पॉजिटिव लाइफ देने के लिए यू हैव टू चेंज द सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने को कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए तो घर का एनवायरनमेंट होना अच्छा ज़रूरी है और स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना ज़रूरी है कि उनको वो मौका मिले कि वो अपनी प्रतिभा को समझ पाएं। बट अगेन स्कूल, कॉलेज, यू नो, वो इनिशियल जो आपके जो स्तंभ हैं जिन पे आप खड़े रहते हैं, बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट इनटू लाइफ, वो जो एक लर्निंग प्रोसेस वहां पे आता है, उसके सामने कोई भी लर्निंग प्रोसेस खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा, रियल लाइफ विल टीच यू व्हाट यू आर रियली ऑल अबाउट। आप कुछ भी पढ़ के आ जाएं, किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन, एकेडमी से आ जाएं, लेकिन जब जिंदगी में आप उतरेंगे, उस समय जब पहला धक्का आपको लगेगा, पहली बार जब आप गिरेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वो तभी आपको मालूम पड़ेगा, उससे पहले कभी नहीं।
और जब आपने ये कहा कि एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जब आप बच्चे से ये पूछो कि व्हाट डू दे वांट टू डू एंड शो हाउ दे कैन डेवलप दैट स्किल, बिल्कुल, तो ये चीज होनी चाहिए। और आज के जमाने में तो भाई रेडियो जॉकी नाम की जो चीज है, हाँ हाँ, हमारे जमाने में तो था ही नहीं। हाँ, आज एक वीडियो जॉकी है, एक रेडियो जॉकी है, कोई जेम्स बनाता है, कोई पत्थर वो चेक करता है कि जेम का कैरेट क्या है, वो एक अलग प्रोफेशन है। स्कूबा डाइविंग प्रोफेशन है, स्काई डाइविंग प्रोफेशन है, मतलब कमर्शियल पायलट एक प्रोफेशन है। वो डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह वो तो पुराना जमाना गया। सो टुडे मतलब देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें एक कैमरामैन फिल्म कैमरा जो इस्तेमाल करता है वो अलग आदमी है, यू नो, टेलीविजन के अलग लोग हैं, पॉडकास्ट के हमारे अलग लोग हैं। सो प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कैसे बच्चों के सामने लेकर आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी देयर इज नथिंग जो वही है, हमें मालूम है जैसे एक्टिंग के बारे में FTII है, NSD है, अब इन दोनों के अलावा देयर इज नथिंग एल्स, और वो इतने सालों से वही दो चीजें चल रही हैं। 25 लोग वहां पे, 25 लोग यहाँ पे। हमारी आबादी कहां से कहां पहुंच गई, वी क्रॉस चाइना अ ईयर बैक, लेकिन FTII और NSD वहीं के वहीं है। देयर आर नो चेंजेस एट ऑल। ऑफ कोर्स ग्रेट वर्क दे आर डूइंग, बट क्या कह सकते। तो यहाँ से एक सवाल ये आता है कि पावर और अथॉरिटी का बहुत ही मिसयूज़ होने लग जाता है हर क्षेत्र में, क्योंकि एक स्पाइडरमैन मूवी का मेरे को डायलॉग याद है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होता क्या है कि जिस इंसान ने तकलीफ़ें देखी, डैमेज देखा, खुद के करियर के साथ डैमेज देखा और इतनी डोमिनेंस देखी विथ सीनियर्स, फ्रॉम सीनियर्स इतनी डोमिनेंस देखी कि उसके अंदर इतना जहर आ गया कि वो और बेरहम हो गया जी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। फिर नेक्स्ट जनरेशन जब बेरहम हुई तो वो अगले जनरेशन के लिए और बेरहम हो गई। तो ये चेन चलती ही रही, तो ये बेरहमी चलती रही, और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। आज तक किसी ने ऐसा तो नहीं सोचा जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री ये इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है, इसमें लोगों को पहली बार एक ओवरऑल परव्यू में अगर देखा जाए तो यही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप अपने ज़िंदगी को फ्रीली जी सकते हैं विथ टोटल फ्रीडम। क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप करते हो नौकरी, वहाँ पे आपको गुलाम बनाया जाता है, आप रोबोट बनते हो, 8 घंटे की ड्यूटी करो, आपको कंप्यूटर के आगे काम करना है, बस वो काम करना है और इधर उधर भी नहीं देखना है, तो आप बस रोबोट बनोगे। लेकिन यही एक फील्ड है जहाँ पे आप क्रिएटिव बन सकते हो, यू कैन फ्लाई विथ थ्रू योर विंग्स। अब जब इतनी शानदार इंडस्ट्री है ये, और ये पावर और अथॉरिटी की जो ये प्रॉब्लम है, ये बदलने की कोई कोशिश नहीं करता। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, हर क्षेत्र में एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ हाँ। एंड इफ यू स्टैंड अप अगेंस्ट द सिस्टम, यू विल बी लिटरली, आपको बांध के मार के खत्म कर देंगे। और वो जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम सबसे बड़ा है। तो कोई भी इंसान अगर उस सिस्टम को लड़ना भी चाहे, वो सिस्टम लड़ने नहीं देता है। करना सब चाहते हैं, बट वो हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि भाई अभी हमको पुलिस स्टेशन जाके अगर कोई काम है, तो नॉर्मल जाके आप बैठ के बात करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है जी, मेरे लिए कर दीजिएगा। अब वो काम होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर आप कोने में ले जाके थोड़ा सा हाथ गर्म कर दें या वो कुछ दे दें तो काम आपको तुरंत हो जाएगा। सो नोबडी हैज द पेशेंस, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, इतने लोग हैं, क्योंकि आपको अपना काम जो असली जो आपका काम है उसका नुकसान होगा अगर आप यहाँ पे बैठ के चीजें करेंगे। सो अपने काम के लिए दूसरा काम आप करना चाह रहे हैं, उसे फटाफट करके थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा इधर खींच दिया, थोड़ा उधर खींच दिया, और आप अपने काम पे वापस चले गए। लेकिन सो नोबडी वांट्स टू लूज आउट ऑन व्हाटएवर, जो भी आपका प्रोफेशन है उसको आप नुकसान आप नहीं देख सकते। लेकिन वो बात ये हो जाती है कि बहुत बार सामने वाला मिस इंटरप्रेट कर देता है। सामने वाला ये सोचता है कि
बेसिकली आर्ग्यू कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ये अपना स्टैंड अलग तरीके से डाले, वरना उसकी कोशिश तो पॉजिटिव ऑनेस्ट ही है। ऐसा बहुत बार होता है कि गलत फहमियाँ जल्दी पल जाती हैं बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट विनिंग द आर्ग्यूमेंट। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जीतने वाली बातें हो जाती हैं। पेशेंस नहीं है ना। द पॉइंट इज वी डोंट हैव द पेशेंस टू सिट डाउन एंड लिसन टू द अदर पर्सन। हाँ हाँ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इज दैट आपके पास टाइम है, सड़क पे कोई आपको मिल जाए, मेरी ये प्रॉब्लम है सुनो, नहीं सुन पाएंगे। एवरीबडी इज रनिंग देयर ओन रेस। उस दौड़ में हर कोई भाग रहा है, हर किसी को कुछ अचीव करना है, हर किसी को कहीं पहुंचना है, हर किसी को पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पेशेंस जीरो है, सब दौड़ रहे हैं। तो आपने अपनी पूरी जर्नी में ऐसी कोई चीज़ देखी है जो आपको हमेशा कचोटती है कि ये चीज़ इतने टाइम से चलती आई है लेकिन ये चीज़ बदलती क्यों नहीं है? बहुत मतलब कुछ चीज़ें हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ आई थिंक corruption is one of the biggest things. I think India definitely will be the number one country in every way if we are able to stop corruption at every level. We have corruption at every level. मतलब आपके गली को साफ करने वाला जो आदमी भी आता है, करप्शन हमारा वहाँ से शुरू होता है and it goes all the way up. What do you do? Is there a way to stop it? No. Do we want to stop it? Maybe some people will try, but वो बेचारे रौंदे जाते हैं क्योंकि सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है कि भैया ठीक है भाई, मुझे अपना काम करने दो यार, तुम इसको संभालो। हाँ हाँ Nobody has the time, nobody has the patience, and और within your industry like the Bollywood industry, ऐसा कुछ आपने देखा है जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ बदलती क्यों नहीं है? और बहुत ही सिंपल चीज़ है। आई थिंक द होल फैक्ट कि मेरा ये मानना है कि लोग शायद इस बात को देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि जो लोग इंडस्ट्री की फैमिली से आते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू गेट इन। डेफिनेटली इज, बिकॉज द डे यू आर बोर्न द होल इंडस्ट्री नोज कि भाई एक बड़े स्टार के घर एक बेटा या बेटी पैदा हुआ है, तो आगे जाके उनको वो पहला मौका टू बी व्हाटएवर दे वांट टू बी बड़ी आसानी से उनको मिल जाएगा। उसके बाद देन दे हैव टू प्रूव देयर मेटल, दे हैव टू प्रूव वेदर दे हैव इट इन देम। बट इट इज मतलब चाहे ये लोग माने ना माने, इट इज ईजियर। राइट। एक बाहर से जो इंसान आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है वो घुसना। और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू देम, ऐसा नहीं है, देयर आर सम ऑफ देम हु आर वेरी वेरी टैलेंटेड, great actors, great actresses, but if you are from the industry, it is a little easier for you, way easier for you to get into the industry, and initial जो push होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है, बट उसके बाद आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। तो अमन जी, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था जिसका नाम यूथक्वेक है, इसका ये था मेन उद्देश्य कि डिसिप्लिन की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जी। और जो सेल्फ टॉक अपन अपने आप के साथ करते हैं, जो वो कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ऑन डेली बेसिस, कि क्या मैं अपने आप को वर्दी समझता हूँ या नहीं, मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ या नहीं, मेरी पोटेंशियल पे मुझे विश्वास है क्या नहीं, मैं रोज़ इस बारे में क्या सोचता हूँ जी। क्या समाज से जो प्रेशर आता है या फिर जो इंडस्ट्री से जो प्रेशर आता है, क्या वो मेरे को सप्रेस कर देती है या फिर भी मैं बिलीव करता हूँ अपने ड्रीम्स के ऊपर। तो ये जो सेल्फ टॉक है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे या डेली बेसिस पे अपने साथ पॉजिटिव बातें ही करे जी। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो बात आपने अभी कही कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, राइट, लेकिन अगर जो इंसान अपने आप के साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करता है, अगर वो नहीं करता है तो उस वजह से वो खुद की तरक्की के लिए ही बाधा खुद ही बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई वुडंट से दैट कि आप खुद अपनी तरक्की के लिए बाधा बन जाएंगे, ऐसा क्यों होगा?
यू नो जैसे मैंने बोला लाइफ ऊपर नीचे होती है, वैसे भी जो इंसान के इमोशंस हैं एक दिन वो बहुत पॉजिटिव होगा, एक दिन वो नीचे रहेगा, एक दिन वो बीच में रहेगा। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन यू नो थॉट प्रोसेस है आपका, तो फ्लक्चुएट तो करेगा ही। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव लेवल में रखें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट व्हाट डू यू डू? यू नो आपके पास इफ यू हैव पीपल अराउंड हु आर वेरी पॉजिटिव, इट एड्स टू दैट। अब जिसके पास कोई नहीं है वो कहाँ जाएगा? वो अकेले अपने आप से बात करेगा, शीशे में देखेगा, खुद अपने आप को बोलेगा। तो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट हाँ, समटाइम्स यू आर वेरी मोटिवेटेड, यू नो एक मोटिवेशन का लेवल अलग होता है। समटाइम्स यू आर कंप्लीटली डाउन, बट इस सब में आई थिंक एक चीज स्टैंड आउट होती है और वो है डिसिप्लिन। अगर आप में वो डिसिप्लिन है किसी चीज को अचीव करने का, हर रोज अगर आप डिसिप्लिन से वो चीज अपने प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है दैट डिसिप्लिन विल टेक यू थ्रू राइट टिल द एंड। लेकिन वो डिसिप्लिन हर रोज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बॉक्सर, आपका डिसिप्लिन है दैट यू हैव टू वर्क आउट एंड बॉक्स एंड यू नो जो टेक्निक्स है आपको रोज सीखने पड़ेंगे, चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं कर रहा, चाहे आपका दिल उधर हो या नीचे हो, चाहे आपके दिल में बहुत सारा कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो। बट इफ यू कीप डिसिप्लिन में, आप रोज आपने अपनी 20 किलोमीटर भागे, आपने 250 पुशअप्स कर लिए, आपने वजन उठा लिया, कार्डियो कर लिया, सही खाना खाया, टाइम पे सोने की कोशिश की, ये सब डिसिप्लिन में आते हैं उस प्रोफेशन से। सो इफ यू आर एबल टू डू ऑल दैट, सो आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द पर्सन जिन्होंने एक कोट किया था कि देयर इज नो प्रोफेशन इन द वर्ल्ड विच इज डिफिकल्ट, देयर इज नो प्रोफेशन in the world which is difficult. It is only the discipline behind every profession that is difficult. If you follow the discipline, you will get the profession. Right. It's very clear. Absolutely. Any profession in the world, उस प्रोफेशन के पीछे डिसिप्लिन क्या है, आप उसे फॉलो करो, चाहे आपका मोटिवेशन उधर हो या नीचे हो, डिसिप्लिन फॉलो करो, you will achieve the profession. So अमन जी, with all due respect to what you are saying, अगर मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन है जो एक अच्छी फैमिली है, इसी इंडस्ट्री के पार्ट हैं और अच्छा इकोसिस्टम है, उनको सारी फेवर्स भी मिल रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका कॉन्वर्सेशन खुद के साथ नेगेटिव है, तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी क्या वो सक्सेस पा लेंगे? और दूसरे तरफ किसी के पास कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड हैं, अपने काम में एकदम शिद्दत से, अपने फिटनेस को लेके, डाइट को लेके, और इतने मेहनती हैं कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड रहेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वो 25 साल 30 साल मेहनत करेंगे विदाउट एनी एक्सक्यूज़। तो जब ये दो तरह के कंपैरिजन आप देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम खुद बाधा बन सकते हैं या फिर हम को सपोर्ट ही चाहिए? आई थिंक ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोफेशन उठा लें, किसी भी प्रोफेशन के बारे में अगर आप बात करें, इट्स वेरी सिंपल। इफ यू फोकस, जो भी प्रोफेशन आपको करना है, आप पूरी ईमानदारी से, शिद्दत के साथ, फोकस के साथ 100% अगर आपका ध्यान आपके प्रोफेशन पे है, आपको मिलेगा। आप कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, इट डजंट मैटर। आई थिंक वो यूपी में हमारी कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। Absolutely. आपका लड़का नालायक है, धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो भी आप कमाएंगे वो सब उड़ा देगा। और अगर आपका लड़का जो है वो लायक है, तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो अपना धन खुद बनाएगा। इट्स वेरी सिंपल वर्क। इसमें दोनों तरफ जो इंसान है उस पर डिपेंड करता है, जो करना चाहता है। अगर उसने किया तो किया, अगर उसने नहीं किया, कोई भी उसको खड़ा नहीं कर सकता। राइट। क्योंकि
जब मैंने ये शो स्टार्ट किया था तो मेरे लिए ये लाइन, मैं बहुत सोचा, फिर मैंने ये लाइन रखी कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। और ये इस तरह मैं सोच के रखा क्योंकि मैंने इस पे एक और बहुत शेर देखा। मुझे बड़ा अच्छा याद आ रहा है हाँ। कि लग गई आग मेरे घर में, हाँ हाँ लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, हाँ हाँ लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और अगर मैं बच गया तो जला ही क्या है। करेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और अगर मैं बच गया तो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथ की इन लकीरों में रखा ही क्या है। वेरी नाइस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दैट इज व्हाट यू नीड टू बिलीव इन, नथिंग एल्स। सो आई रेज दिस पॉइंट क्योंकि बहुत, आप भी जानते हैं, बहुत नेपोटिज्म की और इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो मुझे ये बात अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचानी थी कि नेपोटिज्म इज देयर। इवेंचुअली नेपोटिज्म में क्या होगा, उनको मौका मिलेगा एक अपने करियर को किक स्टार्ट करने का। इवेंचुअली आगे आप तभी बढ़ोगे जब लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। एंड सिमिलरली जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, आप ईमानदारी से काम करते रहो, आपको काम मिलेगा। काम दोनों को मिलेगा, मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी। राइट। इनिशियली जो लोग इंडस्ट्री के हैं उनको थोड़ा सा यू गिव देम क्रेडिट, हाँ भाई ठीक है, उनके बेटे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उनको काम मिल गया, फेयर एनफ। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं होने के बावजूद, दैट मीन्स कहीं पे कला है। सिंपल एज दैट। सो गिव देम द क्रेडिट। इसमें गलत क्या है? तो आप कुछ बिग बॉस की बात करते हैं। सीजन 15 में आप बिग बॉस की, आई वाज इन सीजन 9, 2015 में था। 2015 में, आई एम सॉरी, 2015 में भाग लिया 9 था में आप रहे थे जी। बिग बॉस 2015 की बात है जी। और तब आप अराउंड 6 हफ्ते रहे। I was there for about 2 months. Yeah. हाँ, 2 months. So it was a very challenging thing. Obviously, Big Boss challenging है, लेकिन उस जमाने में 12 साल मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मैंने बिग बॉस 2015 से पहले 2008 में एक शो किया था, इस जंगल से मुझे बचाओ। हाँ, राइट। तो हम लोगों को जंगल में लेके गए थे और जंगल में हम रहे थे। और वहाँ पे खाना जो था वो अगर 100% आप खाते हो, खाना 60% पे आ गया था। अच्छा। और आपका जो सॉल्ट है, नमक जो है, वो 40% पे आ गया था। शुगर 40% पे आ गया था। हर हफ्ते 2 किलो वजन, मैं यूं मेरा वजन गिर रहा था। तो मैं वहां पे 8 हफ्ते था, 16 किलो, 16.5, 17 किलो वजन। आप सोचिए, मेरे में से 17 किलो वजन यूं निकल गया था। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो डिफरेंस है बिग बॉस में रहना और इधर जंगल में रहना, ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन। जंगल में आप सब कुछ जंगल में करते हो और वापस जंगल में ही जाके रहते हो। बिग बॉस में आपको कहीं भेजा नहीं जाता है। आपका मेन फोकस घर पे जो आपका जो मारामारी है, लड़ाई झगड़ा है, तू मैं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद बिग बॉस आई वुड से द शो, इफ इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इज बिकॉज ऑफ मिस्टर सलमान खान। राइट। अगर सलमान खान वहाँ पे होस्ट नहीं होंगे तो आई डोंट नो, मे बी शायद शो की टीआरपी एक अलग लेवल पे होगी। ये सब लोग एक तरह से मानते हैं। अब जंगल में क्या था कि हम जंगल में रह रहे थे, खाना कम था, चिड़चिड़े हो रहे थे, 2-2 किलो वजन हर हफ्ते कम हो रहा था, लड़ाई झगड़ा बहुत था। हमारे जो होस्ट थे कोई इतने बड़े नहीं थे, बट आई फेल्ट वहाँ पे ज़्यादा मज़ा था, बिकॉज जो हमको चीज़ें करवा रहे थे वो बहुत कमाल की थी। पानी के अंदर, पेड़ के ऊपर, कीड़ों के बीच में, जानवरों के बीच में, तो वो एक चीज़ अलग थी जो मतलब मैं जब बिग बॉस में गया, मुझे आई वाज ओके। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बुरा लगा, आई फेल्ट नाइस, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे वहाँ पे कुछ हो रहा है। आई थिंक वहाँ फोकस लड़ाई झगड़े पे ज्यादा है। तो आपके लिए जो जंगल वाला एक्सपीरियंस जंगल वाला ज्यादा मुश्किल था। या इट वाज फन। फन। रोज बाहर निकल के आप यहाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हो, वहाँ पे कुछ करवा रहे हैं, फिर वहाँ कुछ कीड़ों के बीच में आपसे कुछ करवा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग था वहाँ पे उस शो में। क्योंकि मैंने ये 2 महीने की जो बात कही, वो क्योंकि आज अपन जो बात करते हैं 90 डेज या मोर देन 90 डेज जो पार्टिसिपेंट जीतने के बाद बिता लेते हैं, उस टाइम में 2015 में 6
2 महीने या 6 हफ्ते 7 हफ्ते बिताना भी बहुत मुश्किल बहुत था। मुश्किल था, वो कंपैरिजन उस तरह भी बहुत हो जाता है कि आपका 6 हफ्ते सरवाइव करना, 7 हफ्ते सरवाइव करना, ये बड़ी बात कही जाती थी। और पता नहीं वहाँ पे लोग खाने को लेके और चीज़ों को लेके क्यों लड़ते थे, क्योंकि खाना बहुत आता था। हाँ मतलब इतना ज़्यादा खाना आता था कि मुझे लग रहा था कि मैं छुट्टी पे हूँ। हाँ अच्छा तो आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? I think when it comes to inspiration, I think my mother has been a complete inspiration for me. Uh, uh, she's been a woman who's never showed too many emotions. हाँ हाँ Being a woman, एक तो एक औरत होते हुए उन्होंने कभी अपने इमोशंस इतने दिखाए नहीं। हाँ हाँ कुछ भी हो जाए उनके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन रहा। तो वो चीज़ मुझे बहुत एक तरह से भा गई। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मुझे क्या होता है कि अगर मेरी सटकती है तो मेरी सटकेगी। और पहले जब सटकती थी एक लंबे समय तक वो सटकी रहती थी, बिकॉज यू यंगर, राइट यू नो, यू मोर एग्रेसिव। तो आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ। लेकिन नाउ विद एज अभी भी सटकती है, लेकिन आई रियलाइज आई हैव टू कम बैक टू नॉर्मल। तो ये एक्सपीरियंस से आता है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अभी सटकती है, आई काम माई सेल्फ डाउन एंड आई कम बैक टू नॉर्मल एंड आई हैव लर्न टू से सॉरी। जो चीज़ पहले नहीं होती थी, आज वो सीख गया हूँ कि भाई मेरी गलती है, मैंने गलती की है, अच्छा भाई आई एम सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट। तो आपके मदर भी जॉब में थे या? नहीं, शी वॉज ऑलवेज अ हाउसवाइफ। सो बट देन ये हो जाता है कि अपने एक्सपीरियंसेस से आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्रोध करना खुद के लिए ही हानिकारक हो जाता है। सर देखिए, मेरा मानना है कि एक मनुष्य के अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं और आप किसी भी इमोशन को दबा के नहीं रख सकते। राइट। ईर्ष्या करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, नफरत करना, गुस्सा आना, मतलब जेलसी करना, मतलब ये दीज आर दी इमोशंस जो हमारे अंदर हैं। राइट। और ऊपर से बन के आए हैं। क्या कर लेंगे आप उसको? आप साधु तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा और निकलेगा तो ठीक है भाई, लर्न टू टैकल इट। नहीं टैकल कर पाते हैं, अपने आप को थोड़ा ठंडा कर लो, उसके बाद कम बैक एंड ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। अब ये कहना कि भाई ये हानिकारक है, तो मैं नहीं मानता हूँ। हर इमोशन मेरे हिसाब से अगर सही टाइम पे निकलेगा तो उसका फायदा ही होगा। अब कोई गली में कोई आपको छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, वहां पे तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो वहां पे आप नहीं बोल सकते अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दीजिए मैं जाता हूँ। फिर तो आप गुस्सा आके थोड़ा हाथापाई करोगे और उसका मजा भी अलग है। तो मेरे हिसाब से हर इमोशन इंसान को दिखाना चाहिए सही समय पर, लेकिन मेक श्योर कि ज्यादा किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अमन जी, आपका जो ऑरा है ना बहुत पॉजिटिव है। आपने जितने भी रोल अभी तक प्ले किए हैं दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि एज एन एक्टर कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट होता है करना और कॉमेडी में भी आप बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। 3-4 रोल मुझे बहुत एज अ कॉमिक मिले थे। आई थिंक जानेमन एक फिल्म थी, फिर 30 मार खा एक फिल्म थी, तो उसमें एंड टेलीविजन में बहुत सारे शोज हैं जहाँ पे कॉमेडी है, बट ये 2 फिल्में मतलब दे स्टूड आउट। राइट। क्योंकि सब बोलते हैं कि एज एन एक्टर अगर इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ डूइंग गुड तो कॉमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कॉमेडी में क्या है ना, वो टाइमिंग बहुत मतलब इट हैज टू बी परफेक्ट। राइट। तो फिर कॉमेडी चाहे वो नेगेटिव रोल हो, इमोशनल रोल हो, तो आप परफेक्ट कंप्लीट पैकेज रहे हैं और लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है। जब बागबान आई थी एज अ ओल्डर ब्रदर, मेरे भी 2 भाई हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और वो मूवी सब फैमिलीज में बहुत ज़्यादा चली, लोग बहुत पसंद करते थे। और आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया क्योंकि एज अ ओल्डर ब्रदर हमेशा ये देखा जाता है कि ही इज़ मोर मैच्योर्ड, ही इज़ अ फादर फिगर। जहाँ पे 3 भाई होते हैं तो वो जो जिम्मेदारी देखी जाती है भाइयों से, वो आपके कैरेक्टर में दिखा। फिर आपने बताया एयरपोर्ट में जो एक्सपीरियंस रहा, सो इट इज़ लाइक आपको बागबान जैसा रोल मिला, आपको इतनी सारी मूवीज़ मिली, फिर आपने सीरियल्स भी खूब किए, लेकिन सबसे अच्छा रोल या सबसे चैलेंजिंग रोल आपको कौन सा लगा जो आपको बहुत पसंद आया? मेरे लिए आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग रोल वाज आई थिंक कलर्स चैनल पे देयर वाज दिस शो कॉल्ड ना आना इज देस लाडो।
हाँ, हाँ। अम्मा जी का जो हाँ, सीरियल हाँ, था, राइट। उसमें एक नेगेटिव पात्र था, हाँ, हाँ। भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी। तो वो कैरेक्टर के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ा था। लैंग्वेज, हाव भाव, स्टाइल, चलना उठना बैठना। तो वो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द हरियाणवीज अगर आप देखें, हाँ, हाँ। वो अपनी जो उनकी भाषा है, हाँ, वो ऐसे लगता है कि वो एक तरह से पत्थर मार रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। जब बात करते हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे। अब लखनवी उतनी ही प्यारी जबान है। हाँ, हाँ। अगर आप किसी को गाली भी देंगे, ऐसा लगेगा कि आप उसकी वाह वाह कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और हरियाणवी में टोटली ऑपोजिट है कि आप किसी से प्यार भी करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप पत्थर मार रहे हैं। तो उसको सीखना, मेरे 2-3 हरियाणवी दोस्त थे, तो कंटिन्यूसली मैं उनके साथ उसी में बात करता था। तो आई पिक्ड अप द लैंग्वेज, फिर एक लहजा उठाया, फिर बात करने का तरीका उठाया, तो उसे करने में बहुत मजा आया था। और आपकी लाइफ का सबसे मैजिकल मोमेंट क्या रहा जिसमें मैजिकल वाज वन, आई थिंक, जब मैंने खुद का अपना घर लिया हाँ, बॉम्बे के अंदर। और सबसे पहले माय मदर एट दैट टाइम शी वाज अलाइव, एंड उनको मैंने बोला कि माँ, ये घर मैं आपके और अपने नाम राइट 50-50% जो जैसे होता है, तो उसमें मैं आपका नाम इसमें डाल रहा हूँ। सो आई थिंक उससे मतलब वो जो उससे बड़ा मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि आज तक किसी भी चीज़ में मुझे वो फीलिंग, अपना घर अपने पैसों से खरीद के, यू नो, गिविंग इट टू योर मदर। ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए? नहीं, ऐसा कोई बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं। यू नो, आई वुड हैव फिल्म लाइक गंगा जमुना, जिसमें दिलीप साहब ने रोल किया था गंगा का, तो वो एक रोल बड़ा अच्छा है। फिर आई थिंक मदर इंडिया में जो सुनील दत्त साहब का रोल था डाकू का, कमाल का रोल है। देन आई थिंक दीवार में बच्चन साहब का जो रोल है, ब्रिलियंट। एंड आई थिंक भीकू मात्रे, मनोज वाजपेयी साहब ने जो किया है, ब्रिलियंट रोल। एंड नाना पाटेकर जी, मतलब उनका यू नो बहुत सारे रोल्स हैं, वो तो अलग ही स्टैंड आउट करते हैं जब वो परफॉर्म करते हैं। एंड इंटरनेशनली लॉट ऑफ इंग्लिश फिल्म्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं, एल पचिनो हो गए, लियोनार्डो डिकैप्रियो हो गए, एंथनी हॉपकिंस हो गए, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको, माइकल केन हो गए। सो आई फॉलोड देम एंड आई वुड लव टू डू द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे हैव डन। तो आपको कॉमेडी, नेगेटिव रोल या इमोशनल रोल, आपको कौन से रोल करना पसंद है? अब आप एक माँ से पूछेंगे कि उसको कौन सा बच्चा पसंद है, राइट। तो वो तो माँ को जवाब दे नहीं पाएगी ना। बट हाँ, बट आई सपोज माँ के लिए जो बच्चा सबसे वीक होता है ना, हाँ, सबसे ज़्यादा प्यार माँ की तरफ से उसी को मिलता है। अच्छा। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस चीज़ में, मैं आई थिंक मेरे लिए रोना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है ना, कि आई एम एन इनबॉर्न फाइटर फ्रॉम इनसाइड। तो जब कोई सीन आता है जिसमें मुझे रोना होता है या आंसू निकालना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके। तो मैं कई एक्टर्स से मिला हूँ जो चुटकी बजाओ तो रोना, यूं इतने आंसू आ जाते हैं। तो मेरे लिए रोना सबसे मुश्किल चीज़ है। तो आप, बाकी सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। आप मतलब कोई इमोशनल सीन करते हैं तो कोई जैसे ग्लिसरीन या वो सब? नहीं, मैं लेता हूँ। अच्छा। वो मुझे लेना पड़ता है। बट फिर वो होता है कि वो सीन अगर मैंने किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप एक ही टेक में कर लें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उसे एक बार में मैंने अपना रोना निकाला किसी तरह से, फिर उसे मैं वापस निकाल पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो। वैसे आपका जो भी रोल अभी तक इमोशनल रहा भी है जी, बिना रोए भी आपने वही दमदार परफॉर्मेंस दी है। लोगों ने बहुत पसंद किया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बट बिसाइड्स, आपको कभी ऐसा लगा कि आप जैसे एज एन इंडिविजुअल क्रिएटिव पर्सन है कि फैमिली कभी आपकी बाधा बनी है आपकी ग्रोथ के लिए? नो, एज इन लाइक बिकॉज यू, क्या है कि व्हेन आई केम टू बॉम्बे, आई काइंड ऑफ कट माई सेल्फ अवे फ्रॉम एवरीवन। या तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर सर्वाइव करना है, मैं वो पीछे से किसी भी तरह का प्रेशर नहीं ले पाऊँ। राइट। बिकॉज आई वॉज वेरी लेट इन लाइफ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो उस समय अगर किसी भी तरह का प्रेशर आता, तो यहाँ पे जो बॉम्बे का प्रेशर है, वो भी मैं सह रहा था, अकेले रहने का, फिर फैमिली प्रेशर, फिर काम ना होने का प्रेशर,
पैसे नहीं आने का प्रेशर, तो वो सारी चीज़ें शायद मुझे हिला देती। तो एक चीज़ मैंने सोचा कि मैं अपने आप को 3-4 साल बॉम्बे में दूंगा, जिसमें किसी से मैं कनेक्टेड नहीं रहूँगा और मैं मेहनत करूँगा। बट व्हाट आई रियली मेंट विद दिस क्वेश्चन इज दैट कि जब अपन एक जगह पहुंच जाते हैं, अपन काम करते हैं, अपने को 20-25 साल तो काम करना ही होता है, कहीं भी काम करते हैं तो, और अपन क्रिएटिव पर्सन है तो वी वांट कि वी एक्सप्लोर, वी डू थिंग्स इन आवर ओन वे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जिम्मेदारियां भी निभानी है, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी सोच आपके पार्टनर से मैच नहीं हो सकती, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। आपका विजन अलग होगा, उनकी लाइफ का विजन अलग होगा। एज अ मेल आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा लाइफ को देखते हुए, वुमेन का अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो आप अगर आप इस तरह इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर कोई सिंगल होता है, किसी के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पार्टनरशिप की, तो क्या वो अपने पर ज़्यादा खोल पाता है, या फिर शादी होने के बाद, किसी बंधन में होने के बाद विद पार्टनरशिप इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक देयर? आई थिंक मैं इसमें सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ। आई कांट मैं आपके बारे में या उनके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से क्योंकि मैं अकेले था एंड शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी मेरे पास, तो फॉर मी अकेले स्ट्रगल करना इट वाज मोर इजियर। एंड बट अगेन अकेले रोज अपने आप को मोटिवेट करना वो इतना आसान नहीं होता है। राइट। सो बट मेरे लिए आई थिंक शायद अगर कोई मेरे साथ उस समय स्ट्रगल पीरियड में होता तो मुझे पता नहीं कि कॉन्फिडेंस मिलता नहीं मिलता, मैं और ज़्यादा काम करता। आई थिंक ये सिर्फ प्रिजम्पशन वाली बातें हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मैं अकेले था क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं था। मे बी वो चीज़ शायद उसने मेरे स्ट्रगल को थोड़ा और आसान कर दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। राइट। क्या होता है कि बहुत से एक्टर्स जो बनने आते हैं वो अगर आपकी फैमिली है, आप घर वापस जाओगे तो घर वाले पूछेंगे कि क्या हुआ, काम मिला नहीं मिला, तो अब क्या जवाब दो? राइट। तो वो चीज़ मेरे पास नहीं थी, तो आई वॉज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। किसी को मुझे जवाब नहीं देना था। बट अगेन अकेले 3.5-4-5 साल स्ट्रगल करना बॉम्बे जैसे शहर में इस इंडस्ट्री में इज नॉट इजी। एंड इवन आफ्टर 3-4 ईयर्स जब आप आ गए थे, उसके बाद जो 20-25 साल आपने काम किया, वो उस दौरान भी अगर यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बच्चों को पढ़ाई भी करानी है, नहीं वो सब भी देखना है, वो सब चीज़ें भी देखनी है। तो क्या होता है, देखो क्या एक बार थोड़ा नाम हो जाता है, पैसा आ जाता है ना, तो चीज़ें अपने आप थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। राइट। तो मनी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। राइट। पैसा जो है, लोग कहते हैं ना कि पैसे से आप चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, प्यार खरीद नहीं सकते हैं। आई थिंक मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बहुत सारी चीज़ें आपको खरीद के दे देता है जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। और वही इंसान पैसे के बारे में बोलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता जिसके पास पैसा नहीं है। राइट। जिसके पास पैसा है वो ये लाइन कभी नहीं बोलेगा ऑफ कोर्स कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। जिसके पास पैसा है वो चुप रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो ताकत उसके पास है वो क्या कर सकती है। चुप रहेगा, कभी नहीं बोलेगा कि पैसा क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। सो मनी इज पावर। बिकॉज ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मेन बात ये भी निकल के आती है कि मान लीजिए कोई एक एक्टर है जिसने टीवी सीरियल्स में काम कर लिया, लेकिन उसका एम्बिशन है कि वो मेगा स्टार बने, ग्लोबल स्टार बने जी। लेकिन जब वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है, उसको हर चीज़ देखनी होती है, उस जिम्मेदारियों को भी निभाना है, एंड इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग वर्क, तो उनको क्योंकि वो आंसरेबल है, तो वो जो बैकफायर होता है या डीमोटिवेटिंग वर्ड्स आते हैं थ्रू फैमिली, वो कभी कभी इतना डिसएडवांटेज हो जाता है कि आई थिंक दैट इज द पॉइंट विद एवरी फैमिली। हर फैमिली के जो पेरेंट है वो ये सवाल पूछेगा ही कि बेटा क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको आपकी चिंता है। राइट। वो पूछेंगे या तो आप अपने आप को काट के निकल जाओ, बोलो कि भाई मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। राइट। वो हिम्मत करके देख लो, क्योंकि वो भी अगर आप हिम्मत करके देखोगे, कल अगर चीजें वर्कआउट नहीं हुई आपको वापस वहीं आना है।
अगर वर्कआउट हो गया तो आप निकल गए, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं। सो बट डू यू थिंक कि उनको दे शुड बी मोर सपोर्टिव ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल टाइम? ये सब फैमिली पे डिपेंड करता है। देयर आर फैमिलीज हु आर नॉट सपोर्टिव, देयर आर फैमिलीज हु आर वेरी सपोर्टिव। तो ये एक सबके पर्सनल लेवल पे है। आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो इट इज वंडरफुल, नहीं है तो भी आपको वही करना है। थोड़ा सा आपका जो करियर ग्राफ है वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। तो एनी इंटरेक्शन विच हैज सरप्राइज्ड यू इन योर लाइफ, कि आप किसी के बारे में कुछ और सोचते थे लेकिन उससे मिलने के बाद आपको उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा वो चेंज हुआ, मतलब? Absolutely, I think we live with notions about people and this has happened so many times. लोग मेरे से जब मिलते हैं वो बोलते हैं हम आपके बारे में ये सोचते थे, लेकिन आपसे मिले, बात की तो पता लगा आप तो ये हो। So ये मेरा जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, प्लीज किसी के बारे में कुछ अगर आपको जानना है सो मेक श्योर आप पर्सनली उस इंसान से मिलें, उसे जानें, उससे बात करें, उसके साथ समय बिताएं, तब जाके निर्णय लें कि ये इंसान कैसा है। किसी के कहने या कानों से जो चीज़ें सुनी हैं, आंखों से जो देखी हैं, वो प्लीज़ विश्वास ना करें। अमन जी, मैं एक आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा जहाँ पे बहुत ही आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा था वो समय, जो कि कास्टिंग काउच से रिलेटेड रहा जी। वो समय एक ऐसा था जहाँ पे आपकी ऑडियंस ने भी आपको उतना सपोर्ट नहीं किया जितना उम्मीद थी, क्योंकि आपका उससे पहले भी काम लोगों को बहुत सराहा है, उन्होंने आपको बहुत पसंद किया है उन्होंने जी। जैसे फैमिली होती है अपनी खुद की फैमिली, वैसे ही एक फैमिली ऑडियंस की भी फैमिली बन जाती है। बिल्कुल, वो फैंस जो रेगुलर मैसेजेस करते हैं हमको, तो वो एक परिवार का हिस्सा ही बन जाते हैं। बिल्कुल। तो जब उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सिंस यू आर अ फाइटर, आपने बताया आप आर्मी बैकग्राउंड है आपका रहा है, तो हाउ वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आई विल टेल यू वन कि वो जब कास्टिंग काउच वाली जो भी बात हुई थी, उस दौरान व्हाट हैपेंड वाज कि इन लोगों ने गलती क्या की कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो उन्होंने छाप दिया था। ओके। तो मोबाइल नंबर छापने की वजह से एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग। तो आप सोचिए कि फॉर 3 months 3 महीने के लिए उस इंसिडेंट के बाद, टेलीकास्ट होने के बाद, मेरे फोन पे रोज 10,000 कॉल्स आते थे। 10,000 कॉल्स, क्योंकि नंबर छाप दिया था ना, तो कॉल्स आ रहे थे। अब कॉल्स मैं कुछ उठाता था, कुछ नहीं उठाता था। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, 100% अगर कॉल्स थे, 100% में से 99.9% लोगों ने बोला कि वो मेरे साथ है, कि ये जो भी हुआ है ये बना के किया गया है। कोई 0.01 किसी ने बोला कि तुमने गलत किया। अदरवाइज वेरेवर आई वेंट, किसी बिल्डिंग में गया, किसी फैमिली के पास, ओल्ड लेडीज जो मेरी बिल्डिंग में हैं, वो मुझे मतलब 70-75 साल की, अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, अरे मेरा पति वहां बैठा होगा, मतलब कोई वहां पे आएगी तो वो भी मना नहीं करेगा। यू नो, ये जो मॉरल सपोर्ट। तो जब लोगों से ये कनेक्टिविटी, ये जवाब मिला, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि लोग सच को समझते हैं। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। और वही हुआ कि वो अराउंड उस समय मीडिया में ये बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो ये हर दूसरे इंसान के साथ होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अराउंड 1-1.5 महीने में सब कुछ खत्म एंड बैक टू नॉर्मल। उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद मैंने बहुत सारे नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए। तो बागबान भी उसके बाद आई, फिर कुमकुम जो सीरियल है वो नेगेटिव, फिर उसके बाद विरासत एक सीरियल किया था मैंने, उसमें नेगेटिव, फिर नाना इस देश लाडो, उसमें नेगेटिव। तो मेरा पॉजिटिव भी चल रहा था और नेगेटिव भी शुरू हो गया था। सो आई वाज हैप्पी। तो इसके बाद भी आपने अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखा, अपने डिसिप्लिन में रहे, तो that gives a sense कि आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है। और कोई रास्ता भी नहीं है ना, कहाँ जाएंगे? बट मेनी पीपल अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो जाएंगे कहाँ? एंड मेनी पीपल गेट, जब ट्रोल्स मिलते हैं उनको तो दे टेक इट वेरी नेगेटिवली, और नहीं भी होता है तो भी गलत ले लेते हैं। उस हिसाब से फिर अपने जो मार्ग है, अपने जो पोटेंशियल है उस तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बट यू स्टूड विथ योर कैरेक्टर, विथ योर एबिलिटीज।
भाई जो लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, उनको लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये भी थोड़े शायराने अंदाज में बोल देता हूँ कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। खोना तो सोच के खोना मुझे, खोना तो सोच के खोना मुझे, मैं दोबारा नहीं मिलता। वेरी नाइस, सिंपल। सो पीपल विल लव यू, पीपल विल हेट यू। सारी दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी, सारी दुनिया आपसे नफरत नहीं करेगी। कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ लोग नफरत करेंगे। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ऑफ कोर्स। जैसे आपने ये चीजें दिमाग में डाल दी, आप अपना काम करते रहिएगा बस। बट आपको लगता है कि इस इंसिडेंट से आपके करियर में वो ग्रोथ जो आप चाहते थे उसमें कहीं ना कोई रुकावट? अगेन ये प्रिजम्पशन वाली बात है। अगर वो नहीं होता, मेरा करियर कहाँ जाता? आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। मैं आज भी यहाँ पे हूँ। मेरे साथ के जितने भी एक्टर्स हैं, सब मेरे से 15-20 साल यंग ही दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं। राइट। मैं सबसे मतलब लोग आज भी मुझसे कहते हैं कि सर आप 20 साल पहले जैसे दिखते थे, आज आप भी वैसे ही दिखते हैं। तो कोई वजह होगी कि आई एम स्टिल हियर एंड एवरीबडी एल्स इज नॉट हियर। समय को रोका हुआ है आपने? समय मेहनत की है, समय को रोका नहीं है। मतलब आपके लुक से ऐसे लगता है बहुत मेहनत की है, बहुत। खाना पीना, डिसिप्लिन, कार्डियो एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। आई डोंट स्मोक। मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। तो ये दो चीज़ें हैं। मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैंने अपने आप को सिखाया है कि चुपचाप सो जाओ, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स। कि जो लोग उसको मास्टर नहीं कर पाते। पानी में दबा के पीता हूँ और रात को 8:30-9 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता। वेरी नाइस। तो और दिन में 4 बार खाता हूँ, 9 बजे, 1:30 बजे, 5 बजे, 8:30 बजे। सो वो ये चीज़ें जब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। तो ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप निभाना चाहते हैं? मैंने बोला, मैंने अभी 4-5 फिल्मों के नाम आपको बताए थे, वो सारे के सारे ड्रीम रोल हैं। हाँ, मतलब इसके अलावा जैसे कोई होती है कि मूवीज जो इस जनरेशन को बिलोंग करती है, या आपको आज के जनरेशन में अगर मैं बोलूँगा तो आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख साहब की फिल्म जो है, व्हाट अ फिल्म। आज भी लोग उसके दीवाने हैं। हाँ, श्योर। दैट इज अमेजिंग एंड आई थिंक वो भी रोल बहुत अच्छा। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन आई थिंक बिहारी का जो रोल किया था उन्होंने। हाँ, वो एक पिक्चर थी एजुकेशन के ऊपर थी। एजुकेशन पे थी। एक वो फिल्म है। हाँ, और एक ये जो अभी फिल्म आई थी विक्रांत मैसी की, 12th फेल। हाँ, बहुत बढ़िया पिक्चर। क्या काम किया। तो आप कभी डायरेक्शन की तरफ सोचते हैं एज ए डायरेक्टर? अभी तक तो नहीं, अभी मतलब रुझाव उस तरफ गया नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ परफॉर्मर, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, अ गेम शो होस्ट। तो उसी में ही इतना सारा समय निकल जाता है। तो होस्टिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, बिकॉज आई लव टू परफॉर्म। सो फॉर मी इट्स अनदर way of performing in front of people and it is absolutely live. कोई लाइनें नहीं, कुछ याद नहीं करना, impromptu जो आया और सामने रिएक्शन वहीं मिला और तुरंत उसका जवाब लोगों को वहीं पे दिया। तो कोविड का समय आपके लिए कैसा रहा? ओके, आई थिंक सब कुछ स्लो हो गया था। प्रॉब्लम हो गई थी, बट नो, बट अदरवाइज I will only pray. I'm a very God-fearing and I'm a person who's very thankful कि मुझे जो भी मिला है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया है। तो मुझे कभी भी इस बात की इस बात का दुख नहीं है या ईर्ष्या नहीं है कि उसका ज़्यादा है मेरा कम है। मुझे बहुत मिला है। और कोविड में सबसे बड़ी बात है कि आप जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऑफ कोर्स। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा है जो सोच रहे थे कि हम इतना सब कुछ कर लेंगे, यूं चले गए। सो फॉर कोविड, इफ आई एम अलाइव, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो अभी अगर आपको वापस से आपके 20s में आपको मौका मिले वापस जाने का, तो आप क्या बदलना चाहेंगे?
I think losing my temper, you know, सटकने वाली जो मैंने बात कही, वो शायद आज जिस तरह से मैं सोचता हूँ, ये चीज़ अगर मेरे पास 20 साल पहले आ जाती तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती थी. तो वो एक, एंड टेकिंग अ डिसीजन क्विकली. आज मैं वो डिसीजन लेने की पावर मेरे पास है, तो मैं यूं डिसीजन लेता हूँ, जो कि 20 साल पहले शायद इमेच्योरिटी कह लीजिए, उम्र नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे कि होता है. तो मीडिया के बारे में आपका क्या सोच है? मीडिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल. टुडे आई थिंक जो हम देखते हैं, इट इज बफूनरी. जो लाइव इवेंट्स टेलीविजन पे देखते हैं, जो लोगों के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं, इट इज लाइक इट्स अ जोक. इट्स बफूनरी. इट्स लाइक, यू नो, आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, आप लोगों को दिखा क्या रहे हैं. मतलब सारी दुनिया में इंडिया का जो मीडिया है, मतलब लोग हंसते हैं, लोग इसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ रियली सैड. दे डोंट टेक अस सीरियसली. तो आपने कभी ऐसा कोई ज़माना देखा है जिस ज़माने में इंटेलिजेंट मीडिया होती थी? ऑफ कोर्स, आई थिंक इनिशियली जब दूरदर्शन के हमारे स्पीकर्स होते थे, न्यूज़ कास्ट रीडर्स होते थे, उनके बात करने का तरीका, डिक्शन, उनकी लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हाव भाव, स्टाइल, पॉइज, कपड़े पहनने, यू नो. सो आई ग्रोन अप वाचिंग डीडी. सो क्लास वाज टोटली डिफरेंट. क्लास जो है ना, वो आपके बोलने में, आपके कपड़े में, आपके खड़े होने में, वो अलग नजर आती है. तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? माय फेवरेट फिल्म विल ऑलवेज बी, आई थिंक, among the Indian films, I think Ganga Jamna would be number 1. Mother India would be number 2. And internationally, I think Scarface, Al Pacino, that would be number 1. And number 2 would be, I think, one of the war films, I think, Guns of Navarone. Guns of Navarone. तो वो एक war, I'm a great, मुझे war film का बड़ा ही वो शौक है. और एक्टिंग आपने सीखी है? नहीं, कहीं सीखी नहीं है, बस अपने आप देख देख के, लोगों को देख के, समझ के, इधर देख के, उधर देख के, इससे सीखा, उससे सीखा, इससे उठाया, उससे उठाया, सब नकल कर करके थोड़ा बहुत सीखा है. तो कोई आपका बहुत ही पेनफुल मोमेंट आज तक लाइफ का रहा है जो आप आज तक नहीं भूल पाए हैं? I think most painful has been when I lost both my parents. So one was about 10 years back, and second was the second wave of COVID. तो उसमें I lost both my parents. तो वो एक समय है जो थोड़ा सा तकलीफ देता है. I can understand, और it is definitely very difficult. बाकी इंडस्ट्री में आपके कोई फ्रेंड हैं जो हमेशा? इंडस्ट्री में मैं सिर्फ काम करता हूँ, दोस्त नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुश्किल है दोस्त बनना. एंड और दोस्ती के लिए क्या होता है, फिर आप यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन. तो वो मैं डिपेंड करना नहीं चाहता हूँ इस समय. आई जस्ट वांट टू बी स्टैंडिंग ऑन माई ओन 2 feet, एब्सोल्युटली अलोन, एंड डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. बाकी अमन जी, आपके लाइफ में आपको किसी ने सपोर्ट किया आपकी जर्नी में जिसका आप शुक्रिया अदा करना चाहें? डेफिनेटली. आई थिंक इनिशियली जो मुझे शोज़ मिले, एकता की वजह से मिले, बालाजी. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे मतलब लोगों के सामने लाने में एकता का हाथ था. लेकिन उससे पहले मिस्टर रवि चोपड़ा फ्रॉम BR फिल्म्स, उनके साथ जितना मैंने काम किया है, बागबान वगैरह, तो उनको मैं जब स्ट्रगलिंग पीरियड से जानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. BR फिल्म्स, रवि चोपड़ा. उसके अलावा आई थिंक इनिशियली बहुत से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ छोटा छोटा मैंने काम किया, एंड अगर वो नहीं होते तो बहुत सारी ज़िंदगी की जो सच्चाई है शायद मैं सीख नहीं पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो आपके हिसाब से पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर रेगुलर काम मिलना, या फेम मिलना पैसा इम्पोर्टेंट? देखिए, काम अगर आपको मिलता रहेगा, पैसा अपने आप आता रहेगा. सो आई बिलीव वर्क ऑन योर टैलेंट. इंग्लिश में कहते हैं आपका एक स्किल होना चाहिए. सो होन दैट स्किल, HONE,
होन दैट स्किल, उसको इतना तगड़ा कर दो कि वो स्किल आपके अलावा कोई और नहीं कर पाए, उसके बाद पैसा अपने आप आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर फेम नहीं मिले या फिर वो काम नहीं मिले जो आप करना चाहते हो, डोंट रन आफ्टर फेम, डोंट रन आफ्टर माइक। आप न फेम के पीछे भागें, ना पैसे के पीछे भागें, ना नाम के, शोहरत के। आपकी जो कला है, आप उसको इतना तगड़ा कर लें, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। वेरी सिंपल। वो जो स्किल है उसको आप मास्टर कर लें, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। राइट। अगर वो स्किल आपने अच्छी कर ली तो अपने आप काम आएगा, और वो काम आपको काम पैसा- नहीं, सब कुछ, पैसा, नाम, शोहरत, जो आपको चाहिए, राइट। वो जो स्किल है उसे आप मास्टर कर लें, जिस स्किल को आप चाहते हैं। राइट। हाँ, चाहे वो गाना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, उसे मास्टर कर लें। जैसे आमिर जी ने भी एक बार पिक्चर में बताया था 3 इडियट्स में कि अपनी काबिलियत पे काम करो, हाँ बिल्कुल, कामयाबी तो झक मार के अपने आप आएगी, हर तरफ से आएगी। एक्चुअली इट्स बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑल्सो मेरे को आ रहा है कि मैं क्या है, हमेशा से आपको काम करते हुए देखा, बहुत हमारे पूरा परिवार आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, आपके काम को बहुत पसंद करता है। मेरे ब्रदर्स, मेरे फादर, मदर और इवन मेरे बच्चे और मेरी वाइफ जी, सब आपका काम देख के बहुत पसंद करते हैं। Thank you. So it feels like a magic कि मैं आज आपके सामने होस्ट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आपको इट्स अ जानने प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपको जान के, आपको समझ के, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत पसंद आया। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ आज हो पाई। बढ़िया। एंड इट इज़ आई रियली वांट टू थैंक यू वंस अगेन कि ये आपने एक्सेप्ट किया इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू आपके पॉडकास्ट के लिए। आई थिंक जाते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता। हाँ जी। हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटे अगर तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरती हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, गिरती हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सो बिलीव इन योरसेल्फ। वेरी नाइस, थैंक यू। एक मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को अपने तरफ से मैसेज दें, लाइक विच दे शुड डेफिनेटली डू इट सो डैट उनकी ज़िंदगी अच्छी बीते, उस हिसाब से आप। नहीं, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि मोटिवेशन हो, एक दिन में आप ये करना चाहें, दूसरे सारी चीज़ें एक साइड पे। जो भी प्रोफेशन आप उठाते हैं उसका डिसिप्लिन आप मास्टर कर लें। वो डिसिप्लिन अगर आप हर रोज़ करेंगे, वो प्रोफेशन झक मार के आपके पास आएगा ही। सो यू हैव टू मास्टर दैट डिसिप्लिन, उस प्रोफेशन का, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी प्रोफेशन। राइट। तो जस्ट फॉलो योर गट्स, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड बट डोंट बी अ फूल। यू नो, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब आपको घुड़सवारी करनी है और आपका वजन 120 किलो है तो मतलब ही नहीं है। घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार बैठता है उन सब का वजन 50 के आसपास होता है। 50, 51, 52, 55 के ऊपर वो शायद जाते नहीं हैं, तो वो पतले दुबले होते हैं। तो अगर आपको वो प्रोफेशन करना है तो आपका वजन 50-55 के आसपास ही होना चाहिए। तो ये चीज़ समझिए कि जो प्रोफेशन आप पकड़ रहे हैं उसके लिए आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं, और है तो आप मेहनत कीजिए, देन फॉलो द डिसिप्लिन। थोड़ी रिसर्च करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो आई एम श्योर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अमन जी के साथ बहुत बेहतरीन बात हुई, उनके जर्नी के बारे में, उनके स्टोरी के बारे में हम जाने, उनसे काफ़ी मोटिवेशनल बात हमने समझी। ये समझा कि लाइफ में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें आगे बढ़ना है, हमें मोटिवेटेड रहना है। इससे एक ये बात भी सामने आती है कि सेल्फ टॉक कितना इम्पॉर्टेंट है, कि हम अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो डेली बेसिस पे बहुत सही होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम सबके जीवन में आता है, अप्स एंड डाउन्स सबके जीवन में आता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमारी पोटेंशियल के आड़े आ सकती है।
उस हिसाब से जब हम सोच के जीवन जीते हैं, डिसिप्लिन से ज़िंदगी जीते हैं, तो उससे एक नई रास्ते खुलते हैं, हमें अपनी मंजिल सामने दिखती है। इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमेशा डिसिप्लिन रहें, सेल्फ टॉक आपका हमेशा पॉजिटिव रहे। अमन जी जैसे जो स्टोरीज़ हम आपके सामने ला रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि अपने आप पे बिलीफ आप कभी ना छोड़ें। सो आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, आपको डिसिप्लिन रहने में मजबूर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप अपनी जर्नी को किस तरह आगे बढ़ाएं। तो आप हमारे शो ऐसे ही देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे पॉडकास्ट को और हम इस तरह से जुड़े रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू so much. Thank you everybody. Lovely talking to you.